नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ब्रिटेन में बढ़ते कोरोना केस से क्यों चिंतित हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। राजधानी दिल्ली में अनलॉक 3 में किन किन चीज़ों को मिल सकती है छूट, और दिल्ली की किन सड़कों पर अब स्पीड लिमिट बढ़ी। इन तमाम बड़ी खबरों को आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक नज़र अभी तक की सुर्खियों पर। ब्रिटेन का हवाला दे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चेताया, देश में अब भी तीसरी लहर का खतरा बरकरार। दिल्ली में अनलॉक 3 का जल्द होगा ऐलान, पाबंदियों में मिलेगी और छूट। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अवैध हथियार सप्लायर को किया गिरफ्तार, 50,000 का था इनाम। संभल कर चलाएं दिल्ली की सड़कों पर वाहन, बाइक, कार, ऑटो, सबकी स्पीड लिमिट हुई फिक्स। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग दंपति की हत्या, घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति को मार डाला। अब खबरें विस्तार से। दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक कहे जाने वाले ब्रिटेन में कोरोना का खतरा फिर से मंडराने लगा है। जी हाँ, इस देश में 45% लोगों को कोविड की वैक्सीन दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी तेजी से ब्रिटेन में कोविड के केस बढ़ने लगे हैं। ब्रिटेन में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी चिंतित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए युद्ध स्तर पर तैयारी कर लेनी चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं मीडिया से बातचीत के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा। वेव थी हमारे दिल्ली के लिए, तो ये चौथी वेव थी। इसका बड़ा संघर्ष और बड़े अनुशासन के साथ सब लोगों ने मिलके, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके इसका सामना किया और इस पे काबू पाने में हम लोग सफल रहे। इसमें यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं। हमारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी ने, हमारे नर्सेज ने, पैरामेडिक स्टाफ ने, सफाई कर्मचारियों ने बहुत बढ़ चढ़ के भूमिका अदा की। कई डॉक्टर्स को मैं जानता हूं जो कई दिन तक अपने घर नहीं गए। उन सब के प्रति दिल्ली की जनता की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस चौथी वेव में, ये बहुत भयंकर थी, ये चौथी वेव बहुत भयानक थी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पहली वेव आई थी उसकी पीक केसेस, डेली केसेस लगभग 4,500 के करीब थे। जो दूसरी वेव सितंबर में आई थी पिछले साल, उसमें लगभग 6,000 के करीब केस थे। जो तीसरी वेव आई थी उसमें 8,500 डेली पीक थी, और ये जो चौथी वेव आई थी इसमें 8,500 से एकदम से 28,000 केसेस डेली आ रहे थे। और केवल नंबर ऑफ केसेस नहीं बढ़े, बल्कि उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा सीवियर थी। बहुत इस बार जो लोग बीमार पड़ रहे थे, बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे थे, और इस बार हमने कई सारे लोगों को खोया। अगर आप चारों तरफ अपने लोगों से बातचीत करें तो ऐसा लगता है कि शायद ही ऐसा घर था जो कोरोना से अछूता रहा। कोई ना कोई बीमार कहीं हर एक के घर में पड़ा, और कई लोगों को, अपने लोगों को लोगों ने खोया। पर हम सब लोगों ने मिलकर इसका मुकाबला किया, और इसमें इंडस्ट्री का जो पार्टिसिपेशन था उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। खास तौर से रोशनी जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आज इस मौके के ऊपर, क्योंकि मुझे याद है जब कोरोना के बीच में हमें जरूरत पड़ी, मैंने रोशनी जी को फोन किया। मैंने उनको कहा जी हमें 6,000 सिलेंडर चाहिए। सो उन्होंने कहा कि हाँ हम बिल्कुल मदद करेंगे। सो मैंने उनको कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो उन्होंने कहा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, हम भी दिल्ली वाले हैं, हमारा फर्ज बनता है। इसी तरह से दिल्ली वालों ने मिलके जिस तरह से एक साथ हाथ से हाथ बढ़ा के, कंधे से कंधा बढ़ा के, और भी बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं जिन्होंने इसमें हम लोगों की मदद की, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और दिल्ली की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।
अब अपने को थर्ड वेव का डर है, और जो यूके से, इंग्लैंड से जो संकेत मिल रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी थर्ड वेव का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वहां पे केसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद कि वहां पे 45% वैक्सीनेशन लग चुका है, फिर भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बता रहे हैं इंटेंसिटी कम है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अपने को हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, अपने को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, और वही तैयारी पूरी शिद्दत के साथ आपकी सरकार कर रही है। हम लोग हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे। ये जो फोर्थ वेव आई थी दिल्ली की, इस दौरान कुछ ऐसी कमियां हम लोगों की महसूस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन की सबसे बड़ी हमारे को किल्लत हुई। दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, तो दिल्ली अपने से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता। दिल्ली के अस्पतालों में जो ऑक्सीजन चाहिए दिन में, वो बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है, वो बाहर से आती है, दिल्ली के बाहर से आती है। लेकिन जब कोरोना का हुआ तो दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई। डेली, रोजाना दिल्ली में जब कोरोना नहीं होता है, उस वक्त 150 से 200 टन ऑक्सीजन की जरूरत, उससे भी कम ऑक्सीजन की जरूरत अस्पतालों में होती है। मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत 150 टन के करीब होती है, बाकी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत जरूरत होती है। और जब कोरोना हुआ तो एक दिन में 700 टन ऑक्सीजन तक, बिकॉज जो भी मरीज आ रहा था उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, जो भी मरीज आ रहा था उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। एकदम से 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई। अब 700 टन ऑक्सीजन एकदम से कहां से आए? ना हमारे पास प्रोडक्शन थी, ना हमारे पास टैंकर थे। केंद्र सरकार ने अगर हमें कह दिया कि चलो हरियाणा से ले आओ, उत्तर प्रदेश से ले आओ, तो लाने के लिए टैंकर नहीं थे हमारे पास। बहुत ज्यादा दिक्कत आई हमें। तो अब अपने को तैयारी करनी है, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। तीसरी वेव आने के चांसेस काफी रियल हैं। जब तीसरी वेव आएगी तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बीच में हमने कुछ नहीं किया। तो आपकी सरकार इस वक्त युद्ध स्तर के ऊपर काम कर रही है। अभी परसों ही आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक्स का उद्घाटन करके आया, क्योंकि दिक्कत एक ये हुई कि ऑक्सीजन अगर बाहर से आ भी जाए, कहीं से मान लीजिए हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाए, तो उसको स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है अपने पास दिल्ली में। तो परसों 3 स्टोरेज टैंक्स 57 टन ईच के हम लोगों ने इनॉग्रेशन किए। परसों 2 लगभग 13.5 टन के हमने 2 ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनॉग्रेशन किए। और आज मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के 9 अस्पतालों में लगभग 22 ऑक्सीजन प्लांट इनॉग्रेट किए जा रहे हैं। इनकी कंबाइंड कैपेसिटी 17 टन की। दिल्ली में कोरोना के मामले भले ही लगातार घट रहे हों, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कई व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है। ऐसे में इन लोगों को उम्मीद है कि 14 जून यानी कि सोमवार से अनलॉक 3 के तहत इन लोगों को अपने काम धंधे खोलने की छूट मिल सकती है। आइए आपको इस खास रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं कि अनलॉक 3 में किन किन चीज़ों में और छूट मिलने की उम्मीद है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मामलों के गिरावट के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी दर 1% से काफी नीचे पहुंच गई। कोरोना के मामलों में लगातार आ रही कमी के बाद 2 चरणों में अनलॉक किया गया। हालांकि लॉकडाउन को भी 14 जून तक बढ़ा दिया गया। इन सबके बीच लगातार कम हो रहे कोरोना के आंकड़ों के बाद दिल्ली में आगामी सोमवार यानी 14 जून से कुछ और राहत का ऐलान किया जा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो इस वीकेंड में डीडीएम की बैठक में दिल्ली में कुछ और छूट का ऐलान किया जा सकता है। बता दें कि 7 जून को अनलॉक 2 के तहत दिल्ली के बाजार और दफ्तर खोले गए थे। इसके साथ साथ दिल्ली मेट्रो भी 50% क्षमता से चल रही है। रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के अधिकारी लगातार बैठक कर कई और छूट देने पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अनलॉक 3 में बार, जिम, सैलून और सिनेमा हॉल को फिर से खोलने के साथ साथ कई और छूट का ऐलान किया जा सकता है। डीडीएमए सूत्रों के मुताबिक सिनेमा हॉल को 50% क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा अनलॉक 3 में जिम और सैलून भी वापस खुलने की पूरी उम्मीद है। उधर देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर लगातार ब्रेक लगता जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को कोरोना के 238 नए मामले आए और इस दौरान 24 लोगों की मौत हुई।
बता दें कि 8 अप्रैल के बाद एक दिन में कोरोना के कारण हुई मौतों का सबसे कम आंकड़ा है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामले अब 4000 के काफी नीचे आ गए। दिल्ली में अभी 3922 एक्टिव मरीज हैं। दिल्ली में अब संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 14,30,671 हो गया और अब तक 24,772 लोगों की जान जा चुकी है। राजधानी में फिलहाल पॉजिटिविटी रेट 0.31% है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 3 महीने में सबसे कम है। राजधानी में अब तक 14,01,977 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार ने फिलहाल 2 चरणों में छूट का ऐलान किया है, लेकिन जिम, सैलून, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, साप्ताहिक बाजार, बार समेत सार्वजनिक स्थलों पर शादियों पर रोक लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वाहन चलाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। जी हां, दिल्ली में ट्रैफिक हादसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सड़कों के हिसाब से वाहनों की स्पीड लिमिट तय कर दी है। इस स्पीड लिमिट में तमाम व्हीकल को शामिल किया गया है, जिसमें कार, बस, स्कूटर, बाइक, ट्रक और तमाम ऐसे वाहन शामिल हैं जो दिल्ली की सड़क पर दौड़ते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस किस सड़क के लिए कितनी कितनी स्पीड लिमिट तय की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है कि दिल्ली में अब किसी भी वाहन चलाने की स्पीड लिमिट में बदलाव कर दिया गया है। दोपहिया वाहन से लेकर गाड़ी हो या फिर ट्रक, अलग अलग वाहनों के लिए स्पीड लिमिट तय कर दी गई है। तो आइए आपको बताते हैं किन सड़कों पर हुआ है ये बदलाव। NH44 संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से मुकरबा चौक तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड लिमिट रहेगी। वहीं बारापुला नाला रोड से सराय काले खां तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा, नोएडा टोल रोड से जहां घुमाव रहता है वहां 70 किलोमीटर प्रति घंटा, बाहरी रिंग रोड से चांदनी राम अखाड़ा तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मिलेनियम पार्क से गाजीपुर बॉर्डर तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं टी पॉइंट रेडिसन होटल से IGI एयरपोर्ट तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से स्पीड लिमिट तय कर दी गई है। बता दें, इन स्पीड लिमिट को नहीं मानने वालों के साथ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सख्ती से पेश आएगी। स्पीड लिमिट क्रॉस होते ही आपका चालान कटना तय माना जाएगा। इसीलिए इस जुर्माने की राशि से बचने के लिए स्पीड लिमिट को ध्यान में रखकर गाड़ी चलाना ही बेहतर होगा। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली। नॉर्थ दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। आपको बता दें कि स्पेशल स्टाफ ने कैसे बदमाश को गिरफ्तार किया है जो अवैध रूप से हथियारों की सप्लाई करता था। इतना ही नहीं, इस बदमाश के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस ने इस बदमाश को पकड़ने से पहले एक ट्रैप बिछाया और ये बदमाश उस ट्रैप में फंस गया। आपको दिखाते हैं कि पुलिस ने किस सूझबूझ से इस अवैध हथियार सप्लायर बदमाश को धर दबोचा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पुलिस टीम ने एक अवैध हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है। इस बदमाश पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। दरअसल दिल्ली पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यमुना ब्रिज के पास एक शख्स किसी को अवैध हथियार सप्लाई करने आ रहा है, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैप किया और सप्लाई करने आए इनामी बदमाश आमिर सैफी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आर्म्स स्मगलिंग का आर्म्स पेडलर का पकड़ा गया था। उन्हीं से भी पूछताछ में पता चल गया था आमिर सैफी इनका आर्म्स सप्लाई करता है। सो इसके मुताबिक हम तफ्तीश आगे बढ़ रहे थे कि आमिर सैफी के ऊपर 50,000 का रिवॉर्ड भी हो चुका है और इसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन स्पेशल स्टाफ डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ को मिला था और उसके मुताबिक ACP ऑप्स और इंस्पेक्टर लिस्ट और SI राकेश की टीम बहुत अच्छा काम करके आमिर सैफी जहाँ यूपी से मेरठ से निकल के यहाँ नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट में आया था, उस टाइम पकड़ा गया था। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तौर पे पकड़ा गया था। इन्हीं से एक पिस्टल, 4 कंट्रीमेड पिस्टल्स और 10 लाइट कार्ट्रिजेस, एक बाइक बरामद हुई है। ये इम्पोर्टेंट है, ये 50,000 का इनामी था, वांटेड था और
स्पेशल स्टाफ डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ की टीम ने पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस को बदमाश के पास से 5 देसी पिस्टल, एक ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस बदमाश से पूछताछ कर रही है और इसकी क्राइम हिस्ट्री खंगाल रही है। नवोदय टाइम्स के लिए करुण ठाकुर के साथ आनंद कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। लोनी के बलराम नगर इलाके में बदमाशों ने एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी है। हत्या की जघन्य वारदात भीड़ भरे इलाके में हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस जांचने में जुटी है कि आखिर किन वजह से इस बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की गई है। पुलिस इस मामले की तमाम दृष्टिकोण से जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के बलराम नगर कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग दंपत्ति की घर में घुसकर गला दबाकर हत्या कर दी। दरअसल गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर इलाके की बलराम नगर कॉलोनी में रहने वाले बुजुर्ग सुरेंद्र ढाका पहली मंजिल पर रहते थे। वहीं दूसरी मंजिल पर 60 वर्षीय उनकी पत्नी संतोष मृत अवस्था में मिली है। मेरे घर में जी जब मैं आया यहाँ पे तो मम्मी पापा दोनों मृत पाए गए। क्या काम करते हैं आप? मैं कम्युनिकेशन लाइन में हूँ जी। अच्छा, तो आप किस समय आए थे? मैं घर पे आया 6:30 बजे के बाद जी। घर में आपके अलावा और कौन रहता है? घर में मेरे अलावा तो मेरी वाइफ, बच्चे है और छोटा भाई एक्सपायर हो गया, उसके बच्चे उसकी वाइफ रहते हैं। तो घर में आज कोई है नहीं? आज कोई नहीं था जी। 3 तारीख में इस महीने 3 तारीख में जून की में छोटे वाले भाई की वाइफ अपने घर चली गई। और पिछले महीने की 4 तारीख को मेरी वाइफ थी, उसे मैं छोड़ के आया था, उसका कोरोना था जी। तो वो वहीं है, ठीक है। तो आपको किसी पर शक है कुछ मामला में? कुछ देखो जी, मेरे पापा का काम था ब्याज का और मुझे तो पूरा शक है कि साला कोई पैसे के चक्कर में इस काम को कर गया और इन्होंने वो पहचान लिया, इस चक्कर में ये काम करा किसी ने। फिलहाल पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर मामले की जांच में जुट गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि किसान सुरेंद्र लोगों को ब्याज पर रुपए देते थे। इससे लोगों को पता था कि घर में कैश रुपए रखे रहते हैं। मृत्यु हुई है? ये थाना लोनी बॉर्डर के अंतर्गत एक कॉलोनी है बलराम नगर डी ब्लॉक में। यहाँ पर एक घर में एक बुजुर्ग दंपति सुरेंद्र सिंह ढाका जी और उनकी पत्नी, क्योंकि 70 वर्षीय और 63 वर्षीय थे दोनों लोग। इनकी बॉडी यहाँ पर मिली है और देखने से प्रतीत हो रहा है कि गला दबाकर इनकी हत्या की गई है। तो घर में कुछ सामान भी बिखरा हुआ है। तो दोनों ही एंगल हो सकते हैं कि लूट की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया हो, क्योंकि ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है मौके से, कोई फोर्स्ड एंट्री वगैरह चीज़ें नहीं हैं। बाकी हम चीज़ें देख रहे हैं, फील्ड यूनिट हमारी मौके पर है। सारे पहलुओं पर हम काम कर रहे हैं कि अगर कोई घटना हुई है लूट के साथ मर्डर, उस पर भी काम करेंगे और क्या ध्यान भटकाने के लिए कोई घटना की गई उस पर भी हम काम करेंगे। संभावना व्यक्त की जा रही है कि रुपए लूटने के लिए बदमाश घर में घुसे। विरोध करने पर सुरेंद्र व उनकी पत्नी की हत्या कर दी। दूसरी तरफ ब्याज के पैसे के लेन देन की रंजिश में भी हत्या होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। गाजियाबाद से विकास कुमार की रिपोर्ट। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।